चलिए आज बात करते हैं भारत की आज़ादी की उस लंबी लड़ाई की। एक ऐसा सफ़र जो 1885 में शुरू हुआ था और 1947 में जाके ख़त्म हुआ। ये सिर्फ एक देश की आज़ादी की कहानी नहीं है, इसने पूरी दुनिया के इतिहास को बदल कर रख दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक के ये शब्द, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने दशकों तक आज़ादी की आग को जलाए रखा। इसने लाखों करोड़ों लोगों को हिम्मत दी कि वो अपने हक के लिए खड़े हों। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? किसी बंदूक या तलवार से नहीं, नहीं नहीं। इसकी शुरुआत होती है एक संगठन के बनने से। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से पहली बार पूरा भारत एक आवाज में बोलने की कोशिश करने वाला था। और वो संगठन था इंडियन नेशनल कांग्रेस। जरा सोचिए, 28 दिसंबर 1885, पहली बार पूरे देश के पढ़े लिखे लोग एक साथ आ रहे थे। भले ही इसकी नींव एक रिटायर्ड ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम ने रखी थी, पर मकसद साफ था, ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए एक मजबूत संगठित आवाज बनाना। लेकिन कांग्रेस के अंदर शुरू से ही दो सोच वाले लोग थे। एक तरफ थे नरम दल वाले, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी। उनका मानना था कि भाई चिट्ठियां लिखकर, अर्जियां देकर कानून के दायरे में रहकर अपनी बात मनवाएंगे। और दूसरी तरफ थे गरम दल के नेता लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इनका कहना था कि आज़ादी अर्जी देने से नहीं मिलेगी, इसके लिए लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। मतलब रास्ते अलग अलग थे, पर मंजिल सबकी एक ही थी, भारत की बेहतरी। अब जैसे जैसे कांग्रेस की आवाज बुलंद हो रही थी, अंग्रेज भी चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति चल दी। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया। कहने को तो कहा कि प्रशासन के लिए कर रहे हैं, पर असली मकसद हिंदू मुसलमानों को बांटना था। और फिर अगले ही साल 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग भी बन गई। इन दो घटनाओं ने भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी। अब चलते हैं साल 1915 में। ये वो साल है जब कहानी में एक ऐसा किरदार आता है जो आज़ादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदलने वाला था। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी की। 45 साल की उम्र में वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे, और वो अपने साथ एक ऐसा हथियार लेकर आए थे जो किसी ने सोचा भी नहीं था, अहिंसा। उनके आने के बाद ये लड़ाई सिर्फ पढ़े लिखे बड़े शहरों के लोगों की नहीं रह गई। ये आंदोलन अब गांव, खेत, खलिहान तक पहुंच गया, एक जन आंदोलन बन गया। तो ये जो नया तरीका था सत्याग्रह, आखिर ये था क्या और इसने काम कैसे किया? चलिए समझते हैं। देखिए, सत्याग्रह का मतलब सिर्फ चुपचाप बैठ जाना या मार खाना नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब था सत्य के लिए आग्रह करना। मतलब अन्याय के खिलाफ डटे रहो मजबूती से, पर बिना हाथ उठाए। ये कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि आपकी नैतिक ताकत, आपकी मॉरल स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा सबूत था। और गांधी जी ने इस हथियार को सबसे पहले आजमाया 1917 में बिहार के चंपारण में। वहां किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, वो भी बहुत ही बुरी शर्तों पर। गांधी जी वहां गए, किसानों को एकजुट किया और बिना किसी हिंसा के आंदोलन किया, और नतीजा, अंग्रेजों को झुकना पड़ा। ये भारत में गांधी जी की पहली बड़ी जीत थी, और इसने ये साबित कर दिया कि अहिंसा में कितनी ताकत है। लेकिन जैसे ही यह आंदोलन फैलने लगा, ब्रिटिश सरकार घबरा गई और उन्होंने 1919 में एक बहुत ही दमनकारी कानून पास किया, रॉलेट एक्ट। इसे काला कानून भी कहा गया। क्यों? क्योंकि इस कानून ने पुलिस को यह अधिकार दे दिया कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर, बिना किसी सुनवाई, बिना किसी वकील के, सीधे जेल में बंद कर सकती। जाहिर है, इस काले कानून के खिलाफ पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर आए। हर जगह शांति से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। अब सवाल ये था कि इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का जवाब ब्रिटिश हुकूमत कैसे देगी? क्या वो बात करेगी? और जवाब मिला 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में। बैसाखी का दिन था। लोग शांति से अपने नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे, और तभी जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए। इस एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब अंग्रेजों से आज़ादी सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं रही, ये एक नैतिक लड़ाई बन गई। इसी के जवाब में गांधी जी ने 1920 में अपना पहला देशव्यापी आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन। मतलब अंग्रेजों का किसी भी तरह से सहयोग मत करो। लेकिन 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी।
गांधी जी इस हिंसा से इतने दुखी हुए कि उन्होंने पूरा आंदोलन ही वापस ले लिया। उनके लिए अहिंसा का सिद्धांत सबसे ऊपर था। अब हम आ गए हैं 1920 के दशक के आखिर में। अब तक आंदोलन का लक्ष्य थोड़ा बदल चुका था। अब सिर्फ अंग्रेजों के राज में थोड़ी और हिस्सेदारी नहीं चाहिए थी, नहीं, अब मांग थी पूरी आजादी की, पूर्ण स्वराज की। इसकी एक बड़ी वजह थी 1928 में आया साइमन कमीशन। ये कमीशन भारत में सुधारों की बात करने आया था, पर मजे की बात यह थी कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। मतलब हमारे भविष्य का फैसला वो लोग करेंगे जिनमें से कोई भी हिंदुस्तानी नहीं है। पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगे। इस अपमान ने पूर्ण स्वराज की मांग को और भी मजबूत कर दी। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 1929 का लाहौर अधिवेशन, जहां जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि उनका आखिरी लक्ष्य है पूर्ण स्वराज, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब कोई आधा अधूरा स्वराज नहीं, पूरी आजादी चाहिए। अब इस बड़ी मांग को जमीन पर उतारने के लिए गांधी जी ने एक बहुत ही आम सी चीज को अपना हथियार बनाया, नमक। नमक जिस पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा रखा था। सोचिए, हर गरीब अमीर की जरूरत पर टैक्स। तो 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की अपनी मशहूर यात्रा शुरू की और समंदर के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ दिया। ये सिर्फ एक मुट्ठी नमक नहीं था, ये ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पर एक सीधी चोट थी। इस दांडी मार्च से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, उसने पूरे देश को हिला दिया। अंग्रेज सरकार पर इतना दबाव पड़ा कि उन्हें बातचीत की मेज पर आना ही पड़ा। लेकिन जब ये बातचीत शुरू हुई तो भारत के अंदर की कुछ दरारें भी सामने आने लगी। लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोल मेज सम्मेलन हुए, लेकिन इनमें से पहले और तीसरे में तो देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस शामिल ही नहीं हुई। गांधी जी सिर्फ दूसरे सम्मेलन में गए। तो जाहिर सी बात है, जब सबसे बड़ा खिलाड़ी ही मैदान में ना हो तो मैच का नतीजा क्या ही निकलेगा। इन्हीं चर्चाओं के बीच एक बहुत अहम सवाल उठा, दलितों और पिछड़े वर्गों के राजनीतिक अधिकारों का। इस पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच मतभेद थे और इन्हीं मतभेदों को सुलझाने के लिए 1932 में पूना पैक्ट हुआ। ये एक ऐतिहासिक समझौता था जिसने दलित वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण तय किया। चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, 1940 का दशक। ये आजादी की लड़ाई का सबसे तेज, सबसे नाटकीय और सबसे उथल-पुथल वाला दौर था, और इसकी आग में घी डालने का काम किया दूसरे विश्व युद्ध ने। ये दशक बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया और नारा दिया, करो या मरो। ये आज़ादी की आखिरी बड़ी लड़ाई थी। फिर 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन आया सत्ता सौंपने की बात करने, और आखिरकार 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी और बंटवारे का ऐलान कर दिया। तो आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। दशकों का संघर्ष अपनी मंजिल तक पहुंचा, लेकिन यह आज़ादी एक बहुत बड़ी कीमत पर आई, देश का बंटवारा। ये एक ऐसी सुबह थी जिसमें जश्न भी था और मातम भी। एक ऐसा जख्म जो शायद आज तक पूरी तरह भरा नहीं है।